नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए छंद के बारे में जानकारी लेकर आए हैं कि छंद क्या है, छंद की परिभाषाएं क्या हैं, छंद में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं और छंद कितने प्रकार के होते हैं। चूँकि उनके प्रकार हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे आपके लिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेफिनेशन छंद की। ठीक है, तो देखिए छंद क्या है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं क्रम मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। देखिए, कोई शब्द है, वाक्य है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द नहीं, शब्द की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो गलती से निकला है। शब्द चूँकि छोटा होता है लेकिन वाक्य होता है वो पूरा का पूरा वाक्य होता है। तो वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों, उसमें जो अक्षर हैं उन अक्षरों की बात होगी इसमें, अक्षरों की संख्या। ठीक है, एवं क्रम, किस क्रम में है वो, मात्रा गणना, उनकी कितनी मात्राएं हैं, तथा यति गति। देखिए यति गति हम आपको आगे बताएंगे कि यति गति क्या है, इम्पोर्टेंट है यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित। अब इसके कुछ विशिष्ट नियम भी होते हैं। नियम ज़्यादा कुछ नहीं, बस नियम यही है नियम कि अक्षरों की संख्या पर ध्यान देना पड़ता है, उनके क्रम पर ध्यान देना पड़ता है, मात्रा की गणना पर ध्यान देना पड़ता है और यति गति। ठीक है, तो विशिष्ट नियमों से नियोजित इनसे बद्ध रचना क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। ठीक है, सिंपल है, वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं क्रम। ठीक है, ये तो अक्षरों का संख्या और क्रम की बात हो गई। मात्रा गणना, मात्रा की गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। आप लोगों को ये यति गति शायद शब्द समझ में ना आए, हम आपको आगे बताएंगे, क्लियर कर देंगे यति क्या है और गति क्या है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, यति अलग और गति अलग। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी एक अन्य परिभाषा। अन्य परिभाषा क्या है, मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक आदि के नियमों से बंधी पंक्तियों को छंद कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं इसमें, मात्रा, वाक्य में कितनी मात्रा है, कौन कौन से वर्ण हैं, वर्ण भी आगे बताएंगे आपको। यति, देखिए यहाँ भी आया यति और यहाँ भी आया यति। यहाँ पर लिखा है यति का मतलब विराम, रुकना होता है यति। ठीक है, गति होती है लय। तुक, तुक चूँकि आप सब जानते हैं कि जो वाक्य छंद या वाक्य होता है उसके अंत में आने वाले समान वर्णों को हम तुक बोलते हैं। ठीक है, तुक आदि के नियमों से बंधी पंक्तियों को छंद कहते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे तो ये बहुत ही सिंपल है आपके लिए। मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक आदि के नियमों से बंधी पंक्तियों को छंद कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब देखते हैं छंद में प्रयुक्त कुछ शब्द या जिन्हें बोल सकते हैं हम छंद के अंग। ठीक है, छंद के कौन कौन से अंग हैं, तो चलिए हम देखते हैं छंद के अंग। तो छंद में वैसे तो बहुत सारे अंग हैं कि मात्राएं क्या होती हैं, वर्ण क्या होते हैं और पाद या चरण क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो मुख्य होते हैं जिनके बिना आप समझ नहीं सकते कि कौन सा वर्ण है, क्या वर्ण कहलाता है, क्या यति, क्या गति और क्या तुक, तो ये सब हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए नंबर 1 पर देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण अर्थात शब्द, शब्द होता है छोटा सा, जैसे ये गति है तो ये शब्द है। ठीक है, छोटा सा शब्द होता है। ठीक है, क्या शब्द, तो शब्द या वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। कितने, 2, लघु वर्ण एवं गुरु वर्ण। गुरु की जगह आप दीर्घ बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लघु एवं गुरु 2 प्रकार के होते हैं वर्ण, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, वर्ण के ही अंतर्गत आते हैं 2 प्रकार के। कौन से, लघु एवं गुरु। तो देखिए लघु वर्ण को एक नाम और दिया गया है, साहित्यकारों ने दिया है ह्रस्व वर्ण। ठीक है, ह्रस्व वर्ण या लघु वर्ण एक ही बात है। अगर कहीं आए ह्रस्व वर्ण तो ह्रस्व वर्ण में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ह्रस्व वर्ण भी वही है और लघु वर्ण भी वही है, सिर्फ उनका नाम अलग अलग है। ठीक है, आप अगर कहीं आप आ रहा है कि ह्रस्व वर्ण क्या होते हैं,
तो आपको कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ह्रस्व का अर्थ होता है लघु वर्ण, तो आपको लघु वर्ण के बारे में बता देना है। और अगर कहीं आया गुरु वर्ण, तो गुरु वर्ण यानी दीर्घ वर्ण, ठीक है, वो आप वैसे वर्णों से ही समझ जाएंगे, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण नाम है बस इनका अलग अलग, लघु वर्ण का है ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण का है गुरु वर्ण। अब देखते हैं ह्रस्व वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व वर्ण में है आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है, ऋर बोल सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लघु अर्थात छोटा, छोटा होता है, लघु का अर्थ होता है छोटा। तो छोटा में क्या आता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋर, ठीक है। अब देखते हैं गुरु वर्ण, गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो बड़ा में देखिए क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ आओ अंग आह, ये सब होते हैं दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण। कंफ्यूज मत होइएगा, ये है ह्रस्व वर्ण आ ई ऊ ऋर और दीर्घ वर्ण है आ ई ऊ ए आए ओ आओ अंग आह। अब देखिए इनका साइन कैसा होता है, कैसे पहचाने, चूँकि छंद में ये लिखे रहते हैं बस लास्ट में, तो हमें कुछ इसका सिंबल होता है, निशान होता है, तो वो निशान क्या है कि हम पहचान करें कि हाँ ये यहाँ पर ह्रस्व वर्ण की बात की जा रही है या फिर दीर्घ वर्ण की। तो ह्रस्व पहचान है ये खड़ी डंडी सी, जैसे हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं वैसा ही होता है। इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, हिंदी में लेकिन पूर्ण विराम बोलते हैं। जैसे हम पूर्ण विराम के लिए सीधा लगाते हैं ऐसा खड़ा डंडा सा, तो वो होता है ह्रस्व का, मतलब लघु वर्ण का, ठीक है। ऐसा सिंबल आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा खड़ा एक लाइन सी खींच दें तो वो हो गया ह्रस्व वर्ण का साइन। अब आगे देखते हैं गुरु वर्ण, गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण का क्या साइन होता है। तो गुरु या दीर्घ वर्ण का साइन होता है एस जैसा, एस नहीं है लेकिन एस जैसा लगता है ये, ऐसा। इसका अर्थ होता है एक मात्रा, मात्राएं भी आपको यहीं पर क्लियर कर दें, अगर कहीं ऐसा लगा दिख रहा है ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ये है ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण, ठीक है, सिंपल है। जो एस जैसा लगे ये होता है दीर्घ वर्ण और इसकी बराबर में वैल्यू होती है दो मात्राएं, कितनी, दो मात्राएं। और जो ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व वर्ण में एक खड़ी डंडी होती है, तो उसको आप एक ही काउंट होता है, वो एक ही मात्रा होती है, और ऐसा एस लगता है तो वो दो होती हैं मात्राएं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं यति, यति क्या है। देखिए यति आपको बार बार शब्द सुनने को मिला होगा, यहाँ पर भी यति, यहाँ पर भी यति, सोच रहे होंगे कि आप समझा ही नहीं रहे, यति 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 बोल रहे। तो यति को भी हम देखते हैं। तो छंद को पढ़ते पढ़ते कहीं अल्प समय में, अल्प समय के लिए रुकना यति कहलाती है, ठीक है। आप जैसे छंद पढ़ रहे, कोई काव्य पढ़ रहे, कोई कविता वविता पढ़ रहे, तो आप पढ़ते पढ़ते थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं, तो अल्प समय के लिए रुकना यति कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे आपने कहीं दोहा या चौपाई पढ़ी, तो एक चरण पढ़ने के बाद आप ऑटोमेटिक थोड़े समय के लिए रुक जाते, उसके बाद तुरंत दूसरा चरण स्टार्ट करते हैं। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, थोड़े समय के लिए रुक गए। विक से संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, बहुत सिंपल है। तो आप जो थोड़ा समय के लिए रुके हैं, उदित उदय गिरि मंच पर, यहाँ भी तो आप थोड़े समय के लिए रुके। रघुवर बाल पतंग, यहाँ पर भी आप रुक गए, तो ये होती है यति। जब हम देखते हैं गति, गति क्या है, ठीक है। तो गति देखिए, छंद या काव्य को पढ़ते समय कविता का मधुर प्रवाह गति कहलाती है। जो छंद होता है या काव्य होता है, उसका जो मधुर प्रवाह है, उसकी जो लय है, गति को ही बोलते हैं हम लय, बोलते हैं अच्छी लय या धुन, अच्छी लय में गाइए, अच्छी गति से गाइए। तो जो उतार चढ़ाव होता है काव्य में, कविता में, कहीं आपको तेज बोलना है, कहीं आपको नीचे उतर जाना है, बिल्कुल ठीक है, तो ये होती है गति। किस गति से आपको स्टार्टिंग चलना है, फिर किस गति से आपको बीच में चलना है, और फिर किस गति से आपको लास्ट में आना है, तो ये गति कहलाती है। तो छंद या काव्य को पढ़ते समय कविता का मधुर प्रवाह गति कहलाती है, गति या लय कहलाती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं लास्ट डेफिनेशन, तुक। तुक क्या है, छंद के अंत में आने वाले
समान वर्णों को तुक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं एक ही उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग यहाँ बोला, अब थोड़े समय के लिए मैं रुक गया, तो यहाँ पर हो गया गति, ठीक, यति, सॉरी अब गति बोल दिया, यति का प्रयोग हो गया। रघुबर बाल पतंग, थोड़े समय के लिए रुका, विकसे संत, फिर से स्टार्ट हो गया, पूरा नहीं रुका, थोड़े समय के लिए रुकना यति कहलाता है। और जो गति हम चल रहे जिस लय से, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो ये गति हो गई, धुन हो गई, इसी को लय बोलते हैं। और तुक, देखिए आपको एक बात बताएं, तुक का मतलब क्या है, अंत में आने वाले वर्णों की, अंत में आने वाले वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, पतंग लास्ट का शब्द आप नोटिस कीजिए, लास्ट का शब्द आ रहा है यहाँ पर पतंग। और विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, तो ये है भृंग। तो देखिए आप यहाँ नोटिस कीजिए, ये लास्ट का वर्ड है, ये सेम आ रहा है, तुक जैसी बन रही है, तो वो होता है तुक, वो तो नाम ही है तुक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा, छंद वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या या क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति के संबंध, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। आप समझ गए होंगे कि मात्रा गणना कैसे होती है, मात्रा गणना ऐसे होती है, ऐसे। अगर किसी वाक्य के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम आपको बताएंगे, अगर बीच में ये है आ रहा है वर्ण, तो आपको ये 2 मात्राएं गिननी है, ये आ रहा है तो 1 गिननी है, हम आपको मात्राएं निकालना भी बताएंगे आपको। तो ठीक है, परिभाषा देखिए, मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक आदि के नियमों से बंधी पंक्तियों को छंद कहते हैं। छंद में प्रयुक्त तो कुछ शब्द होते हैं, ये वर्ण क्या होते हैं, वर्ण भी हमने देख लिए, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण, ठीक है, 2 वर्ण भी होते हैं, ये वर्ण याद कीजिएगा आप। यति क्या होती है, हमने यति भी पढ़ ली कि थोड़े समय के लिए रुकना यति होता है। गति जो उसकी धुन होती है वो गति होती है। और तुक जो छंद के अंत में आते हैं उनको हम तुक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऐसी वीडियो में आगे छंद के प्रकार, छंद के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से छंद होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंपल है, 2 प्रकार के। कौन कौन से छंद होते हैं, मात्रिक छंद और नंबर 2 है वार्णिक छंद। अब छंद देखिए वैसे तो बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन वो इनके अंदर आते हैं वो बहुत से प्रकार। ये तो मेन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। आइए देखते हैं मात्रिक छंद क्या है और वार्णिक छंद क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से छंद इसके अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से छंद इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए मात्रिक छंद क्या है। जिस छंद में मात्राओं की संख्या का विचार होता है वह मात्रिक छंद कहलाता है। अर्थात जिस छंद में हम छंद की जो मात्राएं हैं उनकी संख्या का विचार करते हैं, अर्थात उसकी मात्राओं की अहमियत होती है, तो वो मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे जैसे दोहा, दोहा है एक छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद आदि। आदि का अर्थ है और भी हैं, अभी इतने ही नहीं है ये। ठीक है, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि ये छंद हैं। ये किसके छंद हैं, मात्रिक छंद के अंतर्गत वाले छंद हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर है वार्णिक छंद। जिस छंद में वर्णों की संख्या का विचार होता है वार्णिक छंद कहलाता है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आपको बिल्कुल यहाँ से पूरा यहाँ तक यहाँ सेम है आपका, सिर्फ वर्णों और मात्राओं और वर्णों, ये 2 अलग अलग। आप अगर मात्राएं का यूज करेंगे तो मात्रिक छंद हो जाएगा और वर्णों का यूज करेंगे तो वार्णिक छंद हो जाएगा। ठीक है, जिस छंद में वर्णों की संख्या का विचार होता है वार्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, जिसमें मात्राओं का होता है वो मात्रिक छंद, जिसमें वर्णों का होता है वो वार्णिक छंद। अब वार्णिक छंद के उदाहरण क्या हैं, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा। ठीक है, मात्रिक छंद आपको समझ में आ गया कि मात्रिक छंद, अगर किसी ने पूछा दोहा किस प्रकार का छंद है तो हम बता सकते हैं दोहा मात्रिक प्रकार का छंद, मात्रिक छंद के प्रकार का है। ये जो मात्रिक छंद है उसी के अंतर्गत आता है दोहा। और इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा पूछे तो ये वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग से देखा, आपने भी देखा कि छंद क्या है, छंद के अवयव, उनके कुछ शब्द, और इसमें हमने छंद के प्रकार। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।